Assalamu alaikum. I am Tanzila Khanam and this is Psychology Basics Intermediate Lectures of Psychology. आजकल हमारा जो चैप्टर चल रहा है सोशल साइकोलॉजी का, उसके अंदर हमारा टॉपिक था एंटी सोशल बिहेवियर। तो उसके सिलसिले में हमने दो चीज़ें पिछले लेक्चर में कवर की थी, जिसमें ड्रग एडिक्शन था और स्मोकिंग था। आज का जो एंटी सोशल बिहेवियर हम पढ़ेंगे और स्टडी करेंगे, जो कि आपके सिलेबस में अगला जो है वो मेंशन किया गया है, वो है वायलेंस, जिसको उर्दू में तशद्दुद कहते हैं। वायलेंस एक अग्रेशन या गुस्से की एक एक्सट्रीम फॉर्म है। जो हम आमतौर पे बात करते हैं कि फलां बंदा जो है बड़ा गुस्सा करता है, या फलां बंदा जो है वो ज़रा ज़रा सी बात पे जो है वो लड़ने को दौड़ता है, या बहुत ज़्यादा जो है वो नाराज़गी शो करता है, एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ अग्रेशन। तो वो जो है, और इसमें एक और चीज़ जो कि बहुत इम्पोर्टेंट है, जो कि हम इसकी डेफिनेशन में करते हैं कि वायलेंस से मुराद ऐसा अग्रेसिव बिहेवियर है जो कि इस चीज़ का जिसमें इरादा किया जाता है कि किसी भी इंसान को हार्म पहुंचाना है, इंसान को या किसी भी चीज़ को या किसी भी माहौल को इंटेंशनली, जानबूझ के शौरी तौर पे किसी भी इंसान को या किसी भी चीज़ को हार्म करने के लिए जो है वो जो बिहेवियर, एग्रेसिव बिहेवियर यूज़ किया जाता है, उसको तशद्दुद या वायलेंस कहा जाता है, या फिर टू हर्ट समवन। तो गुस्से में हर वक्त हमारा ये एक गोल नहीं होता कि हम किसी को नुकसान पहुंचाएं, लेकिन वायलेंस को जब हम अग्रेशन से थोड़ा सा डिस्टिंग्विश करते हैं या डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो उसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं कि आपने किसी को नुकसान भी पहुंचाना है और आपने किसी को तकलीफ भी देनी है। और एक्सपर्ट्स के मुताबिक जो वायलेंस है वो आमतौर पे उसका टारगेट अफराद नहीं होते, बल्कि उसका जो मेन मोटिव होता है ना वायलेंस के पीछे, वो असल में क्या होता है, मॉनिटरी बेनिफिट्स। कि आपको पैसा मिल रहा है, आपको कहीं से जो है किसी भी किस्म के फ़ायदे जो हैं वो कहीं से आपको मिल रहे हैं, फाइनेंशियल एड मिल रही है किसी को नुकसान पहुंचाने के लिए या किसी को तकलीफ देने के लिए, तो वो चीज़ें जो आपको रुपए पैसे की सूरत में या फ़ायद की सूरत में मिल रही हैं, वो एक असल मोटिव है जो कि वायलेंस के पीछे काम करता है। एग्रेशन के पीछे तो हम देखते हैं ना कि हमारी कोई ज़ाती दुश्मनी हो सकती है किसी फ़र्द का, किसी के ऊपर वैसे ही उसको किसी पे गुस्सा आया हो, या कोई इंसान उसको अच्छा ना लगता हो, तो उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए इंसान जो है वो गुस्सा शो करता है। लेकिन वायलेंस एग्रेशन एग्रेशन की वो फॉर्म है जो एक एक्सट्रीम पे जाती है, और उसका मकसद किसी दूसरे को हर्ट करना है, किस लिए, ताकि पैसा या कोई भी जो फ़वाद है वो मिल रहे हैं उसको। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ना, बम ब्लास्ट है, तो मुख्तलिफ लोगों को जो है वो लोग हायर करती हैं, हायर इस तरह की जो एजेंसीज हैं जिनका मकसद माशरे में या सोसाइटी में क्योस पैदा करना या खौफ खरास पैदा करना है, तो वो कुछ लोगों को ख़रीदती हैं और उनको बम ब्लास्ट के लिए इम्प्लांट करती हैं। तो उसका मकसद क्या है कि वो लोग जब आके बम ब्लास्ट कर रहे होते हैं तो उनको या उनकी फैमिलीज को उसका फ़ायदा पहुंच रहा होता है। तो इसलिए वायलेंस और एग्रेशन में इस तरह से थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करना ज़रूरी है। अब हम देखते हैं कि इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं। हम बात करते हैं डेफिनेशन ऑफ वायलेंस की, तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक जो वायलेंस है उसकी डेफिनेशन कुछ इस तरह से है: द इंटेंशनल यूज ऑफ फिजिकल फोर्स और पावर, threatened or actual, against oneself, another person, or against a group or community, that can either result or has a high likelihood of resulting in injury, death, साइकोलॉजिकल हार्म, मेल डेवलपमेंट और डेप्रीवेशन। यानी एक ऐसा एक्ट जिसमें फिजिकल पावर या फिजिकल फोर्स यूज हो रही है असल में, या फिर एक थ्रेट किया जा रहा है कि हम आपके खिलाफ फिजिकल पावर इस्तेमाल करेंगे, और ये अपने खिलाफ भी हो सकती है, किसी दूसरे इंसान के खिलाफ भी हो सकती है, ग्रुप या कम्युनिटी के खिलाफ भी हो सकती है। और ये इसके नुकसानात क्या क्या हो सकते हैं, और इंटेंशनली किस लिए यूज़ की जा रही है, किसी को इंजर करने के लिए, किसी को मारने के लिए, किसी को नफसियाती तौर पे नुकसान पहुंचाने के लिए, या किसी को उसकी किसी चीज़ से महरूम करने के लिए। तो इससे हमें ये समझ आती है कि जो बेसिकली जो टाइप्स हैं वायलेंस की, वो दो हैं। वो डिफरेंट फॉर्म जो है वो अख्तियार कर सकता है, लेकिन जो बेसिक टाइप्स हैं वो दो हैं, जिसमें नंबर वन आ जाती है
पर्सनल वायलेंस, कि एक इंसान जो है वो किसी दूसरे इंसान को टारगेट बना के, किसी एक फर्द को टारगेट बना के और अपने मकसद के लिए जो है वो उसको जिसमें मर्द, औरतें, बच्चे, बूढ़े, मतलब कोई भी किसी भी दूसरे इंसान को आप जो है वो टारगेट करके तो उस पर्सन के खिलाफ अपना जो एक्सट्रीम एग्रेसिव बिहेवियर है वो शो करें, कि उसमें बूढ़े भी आ गए, उसमें बच्चे भी आ गए और ये सब लोग आ गए। और जो दूसरी बेसिक टाइप है वो है इंस्ट्रूमेंटल वायलेंस। अच्छा, इसमें क्या होता है कि ये इसमें एक बाकायदा प्लानिंग और ऑर्गेनाइज्ड तरीके के साथ जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर शो किया जाता है, और इसमें किसी ग्रुप को या स्पेसिफिक पर्सन्स को या किसी कम्युनिटी को जो है वो टारगेट किया जाता है। और यहाँ पे और इसमें क्या होता है कि कोई एक ख़ास कोई रीज़न होती है जिसकी वजह से लोग जो है इस वायलेंस को शो कर रहे होते हैं, कि जैसे हड़तालें वगैरह या स्ट्राइक्स या बॉम्ब ब्लास्ट या इस तरह की चीज़ें, इसके पीछे एक ख़ास मकसद होता है, ख़ास प्लानिंग होती है। बिल्डिंग्स को, फर्नीचर्स को, गाड़ियों को, इन सारी चीज़ों को जो है वो नुकसान पहुंचाया जाता है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंस्ट्रूमेंटल में आ जाती हैं। अब हम ये देखते हैं कि जो वायलेंस है वो कौन कौन सी डिफरेंट फॉर्म्स, यानी वो हमने बेसिक टाइप्स पढ़ी थी ना, अब ये भी इनको भी टाइप्स कहेंगे, या वायलेंस जो है वो कौन कौन सी फॉर्म्स में हमें नजर आ सकती है। नंबर वन आ गया फिजिकल वायलेंस, कि आपने किसी को जिस्मानी तौर पे उसको नुकसान पहुंचाना है, उसको हार्म करना है, उसको इंजर करना है या जख्मी करना है। ठीक है। दूसरी आ जाती है सेक्सुअल वायलेंस, कि इसमें आपने सेक्सुअली जो है वो किसी दूसरे इंसान को, जिसमें फोर्स सेक्स हो सकती है या उसको इस चीज़ पे मजबूर किया जा सकता है कि वो उस इंसान के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी में बाय फोर्स हिस्सा ले। तीसरी आ जाती है इमोशनल वायलेंस, कि इसमें जो है वो एक इंडिविजुअल को या किसी दूसरे इंसान को ये फील कराना कि वो स्टूपिड है, वो वर्थलेस है, उसकी कोई अहमियत नहीं है ज़िंदगी में, वो यूजलेस है, इमोशनली उसको डैमेज करना। नंबर फोर पे आ जाती है साइकोलॉजिकल वायलेंस। साइकोलॉजिकल वायलेंस में ये होता है कि जब आप किसी इंसान को थ्रेट कर रहे होते हैं या उस इंसान के अंदर एक खौफ, एक डर पैदा कर रहे हैं इस मकसद के लिए कि उस पर कंट्रोल हासिल किया जा सके, तो उसको कहा जाता है साइकोलॉजिकल वायलेंस। नंबर फाइव पे आ जाता है स्पिरिचुअल वायलेंस। स्पिरिचुअल वायलेंस या रिलीजियस वायलेंस ये होती है कि जिसमें एक इंसान के रिलीजियस बिलीव्स को या उसके स्पिरिचुअल जो उसकी या जो उसका फेथ है उसके ऊपर जो है वो उसको मैनिपुलेट किया जाए, उसके खिलाफ बात की जाए, या उसको इस चीज़ में मजबूर किया जाए कि वो दूसरे इंसान का रिलीजन या दूसरे इंसान का जो फेथ है उसमें यकीन करे। नंबर सिक्स पे आ जाती है कल्चरल वायलेंस। ये भी इसी तरह ही है कि जब एक इंडिविजुअल जो है वो अपने किसी कल्चर को प्रैक्टिस कर रहा है तो उसको उस चीज़ से रोका जाए या उस चीज़ का मजाक उड़ाया जाए या उस चीज़ से उसको कंट्रोल करने के लिए उस चीज़ पे पाबंदियां या रिस्ट्रिक्शंस लगाई जाए कि वो अपने रिलीजन को फॉलो नहीं कर सकता, अपने रस्म व रिवाज को, अपने ट्रेडिशंस को जो है वो अपने कस्टम्स को उनको फॉलो नहीं कर सकता। तो ये भी एक जो है फॉर्म ऑफ वायलेंस है। नंबर सेवन पे आ जाता है वर्बल अब्यूज़। अब हम ये देखते हैं कि किसी दूसरे इंसान को नुकसान सिर्फ हम ज़बानी या हथियारों की वजह से नहीं पहुंचा सकते। हम हमारे पास जो ज़बान है वो भी एक बहुत बड़ा हथियार है, समझ लें कि किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचाने के लिए या उसको पेन में लाने के लिए। तो वर्बल अब्यूज़ ये है कि जब कोई इंसान लिख के या बोल के किसी दूसरे इंसान को नुकसान पहुंचा रहा है, गालियों की फॉर्म में या उसको नफरत के अंदाज में या किसी भी अंदाज में उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए गलत किस्म के अल्फाज यूज़ कर रहा है, तो उसको कहा जाता है कि ये वर्बल अब्यूज़ है। ये भी वायलेंस की एक फॉर्म है। उसके बाद नंबर एट पे आ जाता है फाइनेंशियल अब्यूज़। अच्छा, फाइनेंशियल अब्यूज़ में ये है कि जब एक इंसान दूसरे इंसान के
फाइनेंशियल रिसोर्सेज को जो है वो कंट्रोल कर लेता है। कि मिसाल के तौर पे किसी की जॉब छुड़वा दी या किसी को मिस यूज़ किया कि भाई मेरा ये काम करोगे तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, नहीं तो तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे, या जॉब्स के अंदर या वर्किंग प्लेस पे या कहीं भी किसी भी जगह पे एक इंसान अगर आप पे डिपेंडेंट है और आप फाइनेंशियली आप पे डिपेंडेंट है, तो उसके फाइनेंसिस को रोक लेना, उसको कंट्रोल करने के लिए, उसको तकलीफ पहुंचाने के लिए, तो वो फाइनेंशियल वायलेंस में आ जाता है। और लास्ट में जो नंबर 9 पे है, ये 9 फॉर्म्स वो हैं जो कि वायलेंस प्रिवेंशन इनिशिएशन एक्ट जो है वो वायलेंस प्रिवेंशन इनिशिएटिव, उन्होंने ये जो है ये 9 टाइप्स ऑफ वायलेंस बताई हुई है, जिसमें ये जो 9th वन है वो है नेगलेक्ट। नेगलेक्ट का मतलब है कि जब एक इंसान को ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी गई है कि उसने दूसरे इंसान की केयर करनी है, चाहे वो किसी भी तरीके से है, इमोशनल केयर है, फाइनेंशियल केयर है, साइकोलॉजिकल केयर है, स्पिरिचुअल केयर है, किसी भी अंदाज में, लेकिन वो उसको नेगलेक्ट कर रहा है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा नहीं कर रहा, तो नेगलेक्ट भी एक एक्सट्रीम फॉर्म ऑफ एग्रेशन में आ जाती है और वायलेंस की फॉर्म इख्तियार कर लेती है। कि आप किसी भी इंसान को, जब उसकी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपके ऊपर उसकी, और आप उसको पूरा नहीं कर रहे हैं, उसको नेगलेक्ट कर रहे हैं, तो ये भी वायलेंस की एक फॉर्म शुमार की जाती है। अब अगर हम कॉजेज या रिस्क फैक्टर्स की बात करें कि वायलेंस जो है या जो एक्सट्रीम एग्रेसिव बिहेवियर है उसके क्या रीजंस हैं और उसके रिस्क फैक्टर्स क्या क्या हो सकते हैं, किस वजह से वो देखने में आता है, तो उसके लिए डिफरेंट जो साइकोलॉजिस्ट हैं उन्होंने डिफरेंट थ्योरीज या नज़रियात पेश किए हैं। अब एक ब्राउन लाइकन है, इसकी बायोलॉजिकल बेस की थ्योरी है। वो कहता है कि जो बच्चे जिन बच्चों के पेरेंट्स जो हैं वो अग्रेसिव होते हैं, वो बच्चे भी अग्रेसिव होते हैं, यानी ये चीज़ जो है जेनेटिक्स में की तरफ चली जाती है, इन जीन्स के अंदर आती है। सिगमंड फ्राइड जो कि बहुत मशहूर है साइकोलॉजी का, जिसको फादर ऑफ साइकोलॉजी कहा जाता है, वो उसके मुताबिक जो अग्रेशन है वो एक इंस्टिंक्ट है, यानी पैदाइशी तौर पे बच्चे के अंदर अग्रेशन या ये जो वायलेंस का बिहेवियर है ये मौजूद होता है, ये माहौल से नहीं सीखा जाता। तो ये दोनों जो है ये बायोलॉजिकल थ्योरीज की कहलाती हैं। उसके बाद तीसरा जो नाम आता है वो है लॉरेंस का। ये कहता है कि ये भी यही बात करता है कि जो एग्रेसिव टेंडेंसीज हैं वो इननेट होती हैं, यानी जो इंसान है उनके अंदर पैदाइशी तौर के अंदर ही गुस्सा करने की या अग्रेसिव बिहेवियर शो करने की जो सलाहियत है या जो एबिलिटी है वो मौजूद होती है। फिर उसके बाद ब्रॉलर्ड आ जाता है। ये जो है ये थोड़ी सी और बात करता है बायोलॉजी से या जेनेटिक्स से हटके। ये कहता है कि जो वायलेंस है या जो अग्रेशन है वो फ्रस्ट्रेशन, और ये फ्रस्ट्रेशन आपको एनवायरमेंटल जो कॉन्फ्लिक्ट्स हैं या ज़िंदगी गुजारते हुए आपकी ज़िंदगी में जब कोई रुकावटें आ जाती हैं, अपने मकासद के हसूल में आपको रुकावटें मिलती हैं, ऑब्स्टिकल्स आ जाती हैं, आप अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते, तो उस वक्त इंसान जो है वो अग्रेसिव बिहेवियर शो करता है, क्योंकि अपने मकसद तक नहीं पहुंच पा रहा होता, तो उसको समझ नहीं आ रही होती मैं क्या करूं। और इसी तरह मिलर जो है वो भी यही कहता है कि जो एग्रेशन है और वायलेंस है इनका आपस में बहुत गहरा जो है वो कनेक्शन है, कि जब अपने मकसद को पूरा करने में इंसान को गुस्सा आता है तो उसके बाद वो उसकी एक्सट्रीम फॉर्म वायलेंस को शो करता है। फिर इसके बाद आगे जो नाम आ जाता है वो है लर्निंग एक्सपर्ट्स। लर्निंग एक्सपर्ट्स जो हैं वो ज़ाहिर लर्निंग तो एनवायरनमेंट के थ्रू हम करते हैं, तो वो कहते हैं कि ये जो वायलेंस है या जो अग्रेसिव बिहेवियर है एक्सट्रीम पे, ये एनवायरनमेंट से सीखा जाता है। और सिलसिले में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वो एल्बर्ट बेंडूरा का, जो लर्निंग बाय मॉडलिंग या लर्निंग बाय ऑब्जर्वेशन की बात करता है। इसका बहुत फेमस एक्सपेरिमेंट है जो मैंने पहले भी आपको मैं पढ़ा चुकी हूँ, वो है बोबोडॉन। इसमें उसने जो एक्सपेरिमेंट किया था, इसमें उसने कुछ बच्चे लिए और उनको 2 ग्रुप्स में डिवाइड किया। एक ग्रुप को हर ग्रुप के साथ कुछ एडल्ट्स भी मौजूद थे, तो उनको डॉल्स दी गई बच्चों को खेलने के लिए। तो उन्होंने देखा कि एक ग्रुप के जो एडल्ट्स थे वो अग्रेसिव बिहेवियर शो कर रहे थे, आपस में लड़ाई झगड़ा कर रहे थे, जबकि जो दूसरा ग्रुप था वो बहुत पीसफुली और बहुत काम तरीके से अपना जो है वो बैठ के बातचीत कर रहे थे। तो उन्होंने देखा कि जहाँ पे बच्चों ने ऑब्जर्व किया कि जो एडल्ट्स हैं वो अग्रेसिव बिहेवियर जो है वो शो कर रहे हैं, वहां पे उन्होंने जब अपनी डॉल्स के साथ खेला तो उन्होंने भी जो है अग्रेसिव बिहेवियर शो की। उन्होंने खुद भी उनके उसी तरह उनको डांटा, उसी तरह उनके ऊपर गुस्सा किया जिस तरह से उन्होंने एडल्ट्स को देखा था। जबकि वो लोग जो कि वो ग्रुप जहाँ के लोग जो हैं वो नॉर्मल तरीके से बैठे हुए थे, पीसफुली बातें कर रहे थे, वो बच्चे भी पीसफुली बोबोडॉल से खेलते रहे।
تو یہاں سے اس نے یہ اندازہ لگایا کہ جو اگریشن ہے وہ سیکھی جاتی ہے، اور یہ لرننگ ایکسپرٹس یہی کہتے ہیں کہ اگریشن کا جو یا جو اگریسو بیہیویئر ہے وہ انوائرمنٹ کے تھرو سیکھا جاتا ہے۔ پھر جو ایک اور تھیوری جے پی اسکاٹ کے مطابق پرسنل اور انوائرمنٹل دونوں طرح کے جو فیکٹرز ہیں وہ انوالو ہوتے ہیں اگریسو بیہیویئر یا وائلنس کو سیکھنے میں، اور اس کے مطابق کوئی بھی انسان یا جانور جو ہے وہ بہت زیادہ لمبے عرصے تک اگریشن کے بغیر یا لڑائی کے بغیر زندگی نہیں گزار سکتا۔ اور یہ بھی بات دیکھنے میں آتی ہے کہ وہ بچے جو کہ اگریسو بیہیویئر اپنے ارد گرد یا اپنے ماحول میں کہیں دیکھ رہے ہیں، وہ اسی طرح ہی ڈفرینٹ ماڈلز میں، ماڈل کا مطلب ہوتا ہے رول ماڈل، کہ آپ اگر انسان اپنے گھر میں یا اپنے گھر سے باہر اسکول میں یا کہیں ورک پلیس پہ دوسروں کو اگریسو بیہیویئر شو کرنا جو ہے وہ شو کرتے ہوئے دیکھ رہا ہے، تو وہ بھی اس ماڈل کو فالو کرتے ہوئے اسی طرح کا اگریسو بیہیویئر جو ہے وہ شو کرنا شروع کر دیتا ہے۔ اور اس میں ایک بہت امپورٹنٹ رول جو ہے وہ ماس میڈیا کا ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا ذہن میں ریوائز کریں تو ہم نے بات کی تھی ایجنٹس آف سوشلائزیشن، اس میں ہمارا جو ماس میڈیا جو ہے اور ہمارا جو ماڈلنگ ہے بہت امپورٹنٹ رول پلے کرتے ہیں۔ تو بالکل اسی طرح اگریشن یا اگریسو بیہیویئر یا وائلنس کو سیکھنے میں بھی یہ چیزیں جو ہیں وہ بہت زیادہ امپورٹنٹ رول ادا کرتی ہیں۔ اب ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اس وائلنس کی ہم نے ریزنز بھی پڑھ لی، رسک فیکٹرز بھی پڑھ لیے، اور یہ کیا ہوتی ہے اور ڈفرینٹ فارمز کیا ہیں، کہ اس کو کنٹرول کیسے کرنا ہے یا اس سے چھٹکارا کیسے پانا ہے۔ اچھا، وائلنس یا اگریسو بیہیویئر کو کنٹرول کرنے میں جو سب سے پہلی چیز جو ہے وہ ہمیں دیکھنے میں نظر آتی ہے وہ ہے کیتھارسس۔ اب کیتھارسس یہ ہے کہ کسی طرح اپنے اگریسو بیہیویئر کو ایکسپریس کر لینا، لیکن اپنی سوسائٹی اور اپنے کلچر کے رولز اور ریگولیشنز کو فالو کرتے ہوئے اس کو کسی گیم کے اندر اس کا کیتھارسس کر دینا، یا کسی سیف انوائرمنٹ میں اس طریقے سے اس کو جو ہے وہ ایکسپریس کرنا کہ کسی دوسرے انسان کو یا اپنے آپ کو نقصان سے بچایا جا سکے، ایک ہیلدی انداز میں اس کو جو ہے اس کو ایکسپریس کر دیا جائے ایموشنل مینجمنٹ کے ذریعے۔ تو ایموشن کو مینجمنٹ جو ہے وہ مینیج کرنا سکھایا جاتا ہے، تو اس طریقے سے جو ہے وہ اگریسو بیہیویئر کو کنٹرول کرنے میں ہیلپ ملتی ہے۔ دوسری چیز وہ ہے پنشمنٹ۔ اب یہ پنشمنٹ جو ہے یہ ڈفرینٹ یہ لاز کے ذریعے ہو سکتی ہے۔ گھر میں پیرنٹس اگر کچھ ڈسپلن کے لیے رولز بنا سکتے ہیں تو یہ بتا سکتے ہیں کہ بچوں کو کہ کس طرح سے انہوں نے اپنے اگریسو بیہیویئر کو کنٹرول کرنا ہے، تاکہ بچپن سے ہی جو ہے وہ ان کو پتہ چلے کہ اس طرح سے اوپنلی دوسروں کو نقصان پہنچانا یا فزیکل پاور کو یوز کرنا جو ہے وہ سوسائٹی کے حساب سے غلط ہے۔ تو ڈفرینٹ قسم کی پنشمنٹ جو ہے وہ دی جا سکتی ہیں اس مقصد سے، تاکہ جو ہے وہ بچہ یا انڈیویجول جو ہے وہ غصے کے کھلم کھلا اظہار سے بچ سکے۔ پھر اس کے بعد بیہیویئرل ماڈلز ہیں، یہ اس طرح سے کیا جاتا ہے کہ بچوں کو ڈفرینٹ یا بچوں کو یا انڈیویجولس کو ایسے ماڈلز یا ایسے لوگوں کو دکھایا جاتا ہے جو کہ اپنے جو کردار کو ایک بڑے اچھے طریقے سے لے کے چل رہے ہوتے ہیں غصے کے بغیر۔ دیکھیں ایک غصہ جو ہے وہ تو نارمل لمٹس کے اندر ایک ہیلدی ایموشن ہے، لیکن ہم اس غصے کی بات کر رہے ہیں جو کہ آؤٹ آف کنٹرول ہو جاتا ہے، جو کہ وائلنس کی شدت اختیار کر لیتا ہے اور جو کہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کا ارادہ رکھتا ہے۔ تو اس لیے ایسے ویسٹرن کنٹریز میں جو سائیکالوجسٹ ہیں وہ بچوں کو یہ سجیسٹ کیا جاتا ہے کہ ان کو اگریسو فلمیں نہ دکھائی جائیں۔ آج کل آپ نے دیکھا نا ماس میڈیا میں بھی، ہم کارٹونز میں بھی دیکھتے ہیں کہ بچوں کو بہت زیادہ اگریشن دکھایا جا رہا ہے۔ اگر اچھائی اور برائی کی جنگ بھی ہو رہی ہے تو اس میں بھی بچوں کی جو لڑائی ہے وہ جو اچھا ہیرو ہے وہ بھی لڑائی کے ذریعے ہی جو ہے وہ ولن پہ قابو پاتا ہے، تو اس سے بچے جو ہے وہ اگریشن سیکھتے ہیں۔ تو سائیکالوجسٹ جو ہے وہ سجیسٹ کرتے ہیں کہ چھوٹے بچوں کو ایسی فلمیں نہ دکھائی جائیں جن میں اگریشن شو ہو رہا ہے، یا ایسے جو ہے وہ ان کو ان کے سامنے اگریسو بیہیویئر کو شو نہ کیا جائے، تاکہ وہ پیسفل بیہیویئر جو ہے اس کو سیکھیں اور اس کو فالو کریں۔ پھر اس کے علاوہ سوشل سکلز ٹریننگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ چیز ہے وائلنس کو یا اگریسو بیہیویئر کو روکنے کے لیے۔ اس میں کیا کیا جاتا ہے کہ اس میں انرجی کو چینلائز کر دیا جاتا ہے کہ جو آپ کا غصہ ہے اس کو اس ایموشن کو کسی اور جگہ پہ چینلائز کر دیا جاتا ہے جہاں پہ اس کی ضرورت ہے، جہاں پہ فزیکل پاور کی ضرورت ہے۔ اس کے لیے ڈفرینٹ گیمز جو ہیں وہ یوز کی جا سکتی ہیں، مثال کے طور پر جیسے ریسلنگ ہے یا باکسنگ ہے، جہاں پہ انسان اپنی فزیکل پاور کا جو ہے وہ استعمال کر سکتا ہے۔ اس کے علاوہ دوسری جیسے اسپورٹس ہیں
کرکٹ ہے یا ایسی چیزیں جہاں پہ فزیکل انرجی آپ کی یوز ہو رہی ہے. تو جب اس کی فزیکل انرجی اس طرح سے یوز ہو جائے گی تو وہ اپنا جو وہ ایک پازیٹیو اور ہیلدی وے میں کی طرف چینلائز ہو جائے گی. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ آرمی کے اندر جو ہے وہ انڈیویجول جا کے اپنا جاب کر سکتا ہے. وہاں پہ بھی اس کی وہ جو اگریسو بیہیویئر ہے اس کو ایک اچھے طریقے سے اپنے ملک کی جو ہے وہ دفاع کے لیے اس کو استعمال کر سکتا ہے, ایک پازیٹیو ہیلدی وے میں استعمال کر سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ سول ڈیفنس جو ہے اس کی ٹریننگ دی جا سکتی ہے بچوں کو یا لوگوں کو جن کے اندر یہ اگریسو ٹینڈنسی زیادہ ہو سکتی ہیں. اس میں بھی جو ہے وہ اپنی فزیکل پاور کو ایک ہیلدی انداز میں, مثبت انداز میں جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں, جس میں دوسروں کو اور خود کو نقصان پہنچانے کی بجائے فائدہ ہو رہا ہے. پھر اس کے علاوہ مارشل آرٹس, کراٹے, جوڈو کراٹے اور اس طرح کی چیزیں جو ہیں یہ بھی بہت زیادہ ہیلدی ایکٹیویٹیز ہیں جن کے ذریعے جو ہے جو سوشل اسکل ٹریننگز میں آتی ہیں کہ ان کے ذریعے جو ہے وہ غصے پہ یا اگریسو بیہیویئر پہ قابو پایا جا سکتا ہے. پھر اس کے علاوہ دوسرے جو ہے وہ ڈفرینٹ قسم کے جو پروفیشنل اسکلز ہیں وہ سکھائی جا سکتی ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ انسان چونکہ بزی ہو جاتا ہے اور وہ جو ہے وہ اس کو اپنے غصے کو یا اپنے اگریشن کو اور دوسروں کو نقصان پہنچانے کی بجائے اپنی روزی کمانے کے لیے یا دوسروں کو فائدہ پہنچانے کے لیے استعمال کیا جا سکتا ہے. تو یہ تھا ہمارا آج کا اینٹی سوشل بیہیویئر کا اگلا ٹاپک, وائلنس یا ایکسٹریم اگریسو بیہیویئر, جس کی ہم نے ڈیفینیشن بھی پڑھی اور ہم نے یہ بھی دیکھا کہ اس کی ریزنز کیا ہو سکتی ہیں اور اس کو کس طرح سے کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ہوپ فلی یہ آپ کو فائدہ دے گا. ایسا ہے تو میری ویڈیو کو لائک کریں, شیئر کریں, میرے چینل کو سبسکرائب کریں. تھینکس فار واچنگ.